इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जब हमारे पास कोरक पुटी बन चुकी होती है यानी ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है और वो गर्भाशय में आ चुका होता है, तो अब उस गर्भाशय से आगे उसको नहीं जाना है, अब उसी गर्भाशय में ही उसको रहकर अपना विकास करना है। तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाना ही अगला हमारा चरण होगा, जिसे हम रोपण कहते हैं। ये क्रिया कब होती है? निषेचन हो जाने के 7 से 8 दिन के बाद होती है। ठीक है, यानी कि 7 से निषेचन होने यानी युग्मनज के बनने से लेकर ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार में जुड़ने की क्रिया में 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। बीच में वो सारे विभाजन होते हैं जिसमें हमें मॉरुला स्टेज मिलती है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट प्राप्त होता है। तो ये सारी घटनाएं, और 3 दिन तक वो निष्क्रिय पड़ा रहता है ना, यूट्राइन मिल्क में। उसके बाद जब उसमें विभाजन शुरू होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो इस तरह से ये इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ तक पहुँचने में उसको 7 से 8 दिन लग जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमने देखा ब्लास्टोसिस्ट में हमारी बाहरी लेयर का नाम क्या था? ज़ोना पेल्यूसिडा। अब इस अवस्था में आते आते यानी जब वो गर्भाशय से जुड़ने लगता है तो ज़ोना पेल्यूसिडा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब बाहरी लेयर कौन सी बन जाएगी? जो अभी तक अंदर थी, यानी ट्रोफोब्लास्ट। अब यही ट्रोफोब्लास्ट जो है वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है और एक नई भित्ति या एक नई कला का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक कला। ठीक है, और बाद में यही कोरियोनिक कला जो है वो प्लेसेंटा में बदल जाती है। तो इस तरह से कोरियोनिक कला से बने हुए प्लेसेंटा को हम क्या नाम देते हैं? कोरियोनिक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का हिंदी में नाम अपरा भी है और आंवल भी है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेसेंटा बन जाने के बाद, जब प्लेसेंटा बन जाता है बच्चों, तब इस आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि कॉर्पस लूटियम भी बनता है। तो वो कॉर्पस लूटियम की अब आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कहाँ पर समाप्त हो जाती है? कॉर्पस लूटियम कहाँ पर बन रहा है? अंडाशय में। ठीक है, अब अंडाशय में कॉर्पस लूटियम के बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है। जब अपरा बन चुका होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपरा या प्लेसेंटा से ही निकलने लगता है। तो इस तरह से कॉर्पस लूटियम की आवश्यकता खत्म हो जाती है। अब कॉर्पस लूटियम नहीं बनता है, उसका स्थान कौन ले लेता है? प्लेसेंटा। और अब उसी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली अवस्था आती है बच्चों, उसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, हिंदी में भी वही नाम है और अंग्रेज़ी में भी। अब रोपण हो जाने के बाद, जब रोपण हो चुका मीन्स कि भ्रूण जो है, या कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट जो है, वो पूरी तरह से गर्भाशय की दीवार से जुड़ चुका है। किसके माध्यम से? कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो रोपण हो जाने के बाद अब कौन सी अवस्था आएगी? इसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। इस अवस्था में भ्रूण में 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, ये 3 प्राथमिक जनन स्तरों को हम प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स भी कहते हैं। इसी अवस्था को, जब ये 3 जनन स्तर बन जाते हैं भ्रूण के अंदर, तो उस अवस्था को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन अवस्था। और इस तरह जब उस भ्रूण में जो बन जाता है, उस भ्रूण को अब हम क्या नाम देंगे? गैस्ट्रुला। और इस घटना को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो 3 जनन स्तर कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो बनता है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को मीज़ोडर्म और सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। अब हम देख ले, इन्हीं से अब क्या होगा? इन्हीं से भ्रूण के बाकी सारी अंगों का निर्माण होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपने देखी, एक थी ट्रोफोब्लास्ट जो कि बाद में धीरे धीरे उससे जुड़ गई गर्भाशय की दीवार से और प्लेसेंटा बन गई। ठीक है, और अंदर की तरफ जो आपने शुरुआत में पढ़ा था, भ्रूण का अंतिम छोर जो था, भ्रूण का जो छोर था, वो ही बाद में भ्रूण के शेष भविष्य के अंगों का निर्माण करता है। तो ये वही 3 जनन स्तर आगे
भविष्य के अंगों का निर्माण करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों जनन स्तरों से किस किस अंग का निर्माण होता है, और इन सब के बच्चों अलग अलग हैं सभी अंग, और जो अंग इनका जो भविष्य आपको बताया जा रहा है, जैसे तंत्रिका तंत्र है, उसका निर्माण हमेशा एक्टोडर्म से ही होगा। तो यहाँ पर कुछ अंगों के नाम दिए हुए हैं, वो किससे बन रहे हैं वो भी दिया हुआ है। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र, बाह्य त्वचा, बाल, नाखून, पीयूष ग्रंथि, आँख, कान, लार ग्रंथियाँ और एनेमल। ठीक है बच्चों, एनेमल कहाँ पर पाया जाता है? दांतों के ऊपर। ऊपर की परत होती है दांतों की, वो एनेमल से बनी होती है, और एनेमल जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है मानव शरीर का। फिर आता है मीज़ोडर्म। अब मीज़ोडर्म से जो शरीर के सारे जननांग हैं, चाहे वो मादा हो चाहे नर हो, उसके जो भी जननांग हैं वो मीज़ोडर्म से बनते हैं। और हृदय, वृक्क मीन्स किडनी, रक्तवाहिका ब्लड वेसल्स, पेशियाँ यानी मसल्स, लसिका माने लिम्फ, और कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, और इसके अलावा डेंटिन। अब बच्चों डेंटिन भी दांत में ही पाया जाता है, लेकिन ये कहाँ पर है? एनेमल के ठीक नीचे। तो एनेमल सबसे बाहरी परत है, वो एक्टोडर्म से बनी होती है, और उसके अंदर डेंटिन होता है, वो मीज़ोडर्म से बनता है। फिर आते हैं हम लोग एंडोडर्म यानी सबसे अंदर वाली। उससे क्या क्या बनता है? यकृत यानी लीवर, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, फेफड़े लंग्स, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, और शरीर में पाई जाने वाली अन्य ग्रंथियाँ। फिर आहार नाल के आंतरिक भाग, यानी आहार नाल आप समझ रहे हैं ना कि मुख गुहा से शुरू होकर के अंत में रेक्टम या मलाशय तक सभी जो आंतरिक हिस्से हैं वो एंडोडर्म से बनते हैं। तो बच्चों ये हो गए आपके 3 जनन स्तर, इनसे बनने वाले अंगों का विवरण है ये, और इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझिए।